अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, जैसे मैंने आपको कहा था क्लास में कि आज के दिन मैं आपको आज तक की समरी दे दूंगा कंसोलिडेशन की। तो खुदा के वास्ते इसको सुकून से सुनिएगा ताकि आपके अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद पास्ट पेपर एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाएं। सर, मैंने आपको ये कहा था जब भी मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा तो मैं बनाऊंगा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। ये रहा सर। अच्छा, मैंने कहा था कि सर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन जब आप बनाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आप सबसे पहले सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ले आते हैं। आपने कहा सर वो एक्स वाई जी आ गया, लेट से मैंने कहा सर वो आ गया कोई 1 लाख रुपए या 1 मिलियन। सही जी, ये हो गई एक्विजिशन की कहानी। मैंने कहा फिर आप यहां पे लिखते हैं रिटेन अर्निंग। सर, रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, जब आप रिटेन अर्निंग और सब्सिडी लिखते हैं तो आप देखें दो पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सुकून से सुनिएगा। मैंने कहा मैं रिपोर्टिंग पे आया, ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिपोर्टिंग डेट पे कोई एक्स वाई जी रिटेन अर्निंग आपको गिवन हो। लेट से मैं कह रहा हूं सर 4.5 मिलियन की रिटेन अर्निंग आपको गिवन है। हमने कहा सर ये आ गया आपके पास 4.5 मिलियन। आपको लिख के देखा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपनी ने कमाया है कोई सर कुल मिला के 1.2 मिलियन का। ये कंपनी का फॉर द ईयर का प्रॉफिट हो गया। अच्छा भाई, कंपनी के फॉर द ईयर के प्रॉफिट के बाद वो आपको कहे कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और एक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड 10% का, फाइनल डिविडेंड 15% का। अच्छा, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जब मैं इंटरिम डिविडेंड की बात करता हूं तो वो इस साल डिक्लेयर हुआ है और इसी साल अकाउंट फॉर होके पे भी हो जाएगा और मैक्सिमम पे हो सकता है अगले साल, अकाउंट फॉर इस साल होगा। अकाउंट फॉर का मतलब ये है रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट हुआ होगा, यानी अकाउंटिंग तो होनी है चाहे पे हो या ना हो। पर फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है कि अगर मेरा फॉर द ईयर करंट ईयर 2022 है तो ये जाके पे होगा 2023 के अंदर, क्योंकि फाइनल डिविडेंड विल ऑलवेज बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि देखें 2022 अगर मेरा ईयर एंड है तो इसका फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा ईयर एंड के बाद। तो ईयर एंड पे उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो कोई हम अकाउंटिंग नहीं करते, अगले साल ही उसको अकाउंट फॉर करेंगे। जबकि इंटरिम डिविडेंड उसी साल डिक्लेयर होता है तो उसी साल अकाउंट फॉर होता है, पे भले बाद में हो। एक चीज याद रखिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया सर, मैंने ये किया कि मुझे पता है कि इस रिटेन अर्निंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर ये प्रॉफिट शामिल है और मैं अज्यूम कर रहा हूं साल के शुरू में एक्वायर की कंपनी, साल के शुरू में पूरा प्रॉफिट माइनस किया और मुझे पता है इसके अंदर से डिविडेंड, इसके अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसके अंदर डिविडेंड लेस हुआ हुआ था तो मैं उसको क्या करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। और मैंने कहा सर डिविडेंड हमेशा अप्लाई होता है शेयर कैपिटल की परसेंटेज के ऊपर। तो सर हमने कहा कोई रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कुछ ये रही होगी। और सर अगर मैं इसका वापस से आपको वर्किंग करके दिखाऊं तो मैंने कहा एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग कुछ ये रही होगी। सही है जी, इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा ये वाला और इसमें डिविडेंड लेस हुआ होगा। सर डिविडेंड कितने का लेस हुआ होगा, सर इसका कुल मिला के 10%। तो सर मैंने कहा कि अगर मैं ऑल टुगेदर इसको यहां पे सम करूं, नेट करूं तो देखें ये बनता है 4.5 मिलियन। ये हो चुका होगा, आपको जो रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग गिवन है उसमें सब हुआ हुआ है, आपने वर्क बैक करके पीछे पहुंचना है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे सुनिएगा, मैंने ये कहा कि सर इसके बाद मैं पार्क करता हूं इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, अच्छा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के अंदर सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। मैंने कहा कि सर एक मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट, यानी मैं लेट से कहूं प्लांट की कैरिंग अमाउंट सर कोई 5 लाख रुपए थी और उसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख रुपए है। तो मैंने ये कहा कि सर मैंने कोई 3 लाख रुपए की एडजस्टमेंट की होगी, 3 लाख रुपए की। ये रहा, मैंने यहां पे सर इन दोनों का डिफरेंस पार्क कर लिया होगा। दिस मेक सेंस। अच्छा भाई, फिर मैंने ये कहा कि सर अगर मैं यहां पे कहूं कि इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स है तो आपने ये कहा होगा कि सर रिमेनिंग लाइफ अगर 5 इयर्स है तो मैंने इसको डिवाइड किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 लाख रुपए की अकाउंटिंग हो चुकी है, 3 की नहीं हुई है तो मैं 3 की पंचायत करूंगा। मैंने ये कहा दिस डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अब टेक्निकली ये अमाउंट जो बची है 240 ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है,
क्योंकि मैंने कहा कि एक चीज को मैंने महंगा खरीदा था तो उस महंगी चीज को जो एडिशनली मैंने पे किया था उसको डेप्रिशिएट करके मैं आगे लेके आऊंगा। यहां तक क्लियर है? ये मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने आपको कहा था कि भाई आप इंटेंजिबल्स जो हैं आपके ऑफ द बुक्स वो भी अकाउंट फॉर करेंगे। नहीं, ऑफ द बुक्स का मतलब है बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। तो हमने कहा वो अज्यूम करें 2 लाख है। हमने कहा था जब हमने अज्यूम किया कि वो 2 लाख रुपए है तो मैंने कहा कि सर इसकी लाइफ मैंने अज्यूम की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 10 साल है, तो ये यहां पे बचा होगा 9 का। ये सीन हो गया। फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई आज की क्लास में, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको सर हम वापस यहां ले आते हैं ताकि ये एक ही स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहे और आपकी वर्किंग साथ साथ चलती रहे। इधर अच्छा जी, मैंने ये कहा कि सर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी आज कि मैं अज्यूम करूं कि मैंने जो इंटेंजिबल यानी जो पीपी की बात की थी, टेंजिबल, ये प्लांट, मैंने कहा वो प्लांट साल के शुरू में सेपरेट बुक्स के अंदर, सही है, एट एक्विजिशन टोटलिटी में इतने का था, 5 लाख का, ऐसा ही है, टोटलिटी में 5 लाख का था। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि एट रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग पे जो अल्टीमेटली अभी मौजूद होगा वो होगा डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पे। आपने सर इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, कुछ ये आपके सामने ये एडजस्टमेंट की थी, ऐसा ही है। फिर आपने कहा कि सर मैं यहां पे 240 पे ले आया था क्योंकि टेक्निकली आपने ये 240 आपने ऐड करना था। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपको बैलेंस शीट मिलती तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों 4 लाख रुपए ऑलरेडी होता, आप उसके अंदर 240 ऐड करते, आपका ये प्लांट आ जाता 640 पे। तो जब 640 पे आपका ये प्लांट आ जाता तो आपको अगर मैं कहूं सवाल के अंदर कि आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है, सर रिकवरेबल अमाउंट, तो सर आपकी रिकवरेबल अमाउंट इफ आई से कि सर आ रही है कोई कुल मिला के 5 लाख, तो सर ये बात तो तयशुदा है ना, कि अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, इसको बच्चों आप इससे कंपेयर करें सेपरेट बुक से 4 लाख से, तो दिस एसेट इज नॉट इंपेयर्ड क्योंकि आपकी वैल्यू ज्यादा है। पर इफ आई कंपेयर विद कंसोलिडेटेड बुक्स की अमाउंट जो कि 640 है तो आपका एसेट कुल मिला के 140 से इंपेयर्ड है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 240 प्लस करूंगा ऊपर पीपी के अंदर तो इट विल बिकम 640। पर सर क्या मैं इसको बुक करूं इस पे या इस पे इंपेयरमेंट भी बुक करूं? सर इस पे इंपेयरमेंट भी बुक करें जो कि सेपरेट बुक्स पे आती है, और वो कितने की है सर? वो है आपकी 640 माइनस 5 लाख की। तो आपने ये कहा कि सर ये मेरी आ गई जानी इंपेयरमेंट, ये आप बुक कर लेंगे। फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई है, वो चीज ये सिखाई है आपको बच्चों मैंने कि अगर आपने इसको यहां पे क्लोज नहीं करना, अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इन्वेंट्री का, अगर सब्सिडी ने बेचा है किसको? पेरेंट एंटिटी को, तो मेरी बात समझिएगा कि सर यहां पे हम परफॉर्मा बनाते हैं, सब्सिडी ने अगर पेरेंट एंटिटी को बेचा है, सब्सिडी टू पेरेंट, तो हम इसको यहां पे शॉर्टकट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने कहा ये आ गया सब्सिडी टू पेरेंट। मैंने ये कहा कि सर सब्सिडी ने एक जो इन्वेंट्री है उसकी सेलिंग प्राइस यानी इसको बेचा है कोई सर 1,20,000 का, एक असम्पशन है कि सर 1,20,000 का उसने बेचा है पेरेंट एंटिटी को, और आपको नीचे लिख के दे बच्चों, आपको वो नीचे लिख के दे कि जो हमारे पास सब्सिडी मार्कअप चार्ज करती है, मार्कअप 20% का। तो सर ये बात तो तय है ना, ये बात तो तय है कि इस सब्सिडी ने इसके ऊपर 20% का मार्कअप चार्ज किया हुआ है। तो सर अगर मैं इसमें से प्रॉफिट अलग करना चाहता हूं तो सर मैं इसको डिवाइड करूंगा 120 से, मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो 20,000 रुपए का मार्कअप आ गया। सर ये कहलाएगा इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, यानी सब्सिडी ने ये 20,000 जो कमाया है वो इसके रिटेन अर्निंग में यहां पे इंक्लूडेड होगा, इसके रिटेन अर्निंग में बच्चों यहां पे क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। ये बात अपने भेजे में फिक्स रखिएगा। आगे मैंने कहा कि सर मुझे इससे मसला नहीं है, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में हमने ये कहा, बड़ा फोकस होकर सुनिएगा, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में हमने कहा कि भाई जब हमने 1,20 का बेचा था तो उसकी बुक्स में आया भी 1,20 का, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से उसने किसने? पेरेंट ने कोई 70% का माल बेच दिया, 70% का माल बेच दिया। तो हमने ये कहा बच्चों कि हमारे पास
रिमेनिंग इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर, अनसोल्ड इन्वेंट्री जो वो लिख के देता है। हमने कहा कि सर अनसोल्ड इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर यानी पेरेंट एंटिटी बायर वो इतनी है। भाई मुझे बताओ अनसोल्ड इन्वेंट्री बायर की बुक में, प्रॉफिट सेलर की बुक में, तो मुझे बताओ बैलेंस शीट जब कंसोलिडेट कर रहा हूंगा तो इन्वेंट्री पूरी 36 से नहीं जाएगी, इसके अंदर जो प्रॉफिट बकाया रह गया इंट्रा ग्रुप उसको हटाऊंगा। तो मैंने ये कहा सिंपली कि सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अच्छा ये मैं अगर वैसे कहूं तो टेक्निकली ये 30% अनसोल्ड है, 30% अनसोल्ड। अब निकालने का तरीका क्या है सर, मैं अनसोल्ड इन्वेंट्री को डिवाइड करूं 120 से और मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो मुझे 6000 का मिल गया अनरियलाइज प्रॉफिट। और सर अगर मैं सिंपली इस 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 30 से तब भी मुझे मिल जाएगा 6000 का प्रॉफिट। तो सर देयर आर टू वेज कि आप टोटल प्रॉफिट पे अनसोल्ड इन्वेंट्री की परसेंटेज लगाओ तो आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। और सर आपने फिर यहां से इस 6000 रुपये को क्या करना है सर, आपने 6000 रुपये को माइनस कर लेना है और जिस भी तरीके से निकालना हो। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो 6000 आपने प्रॉफिट से माइनस किए ना, आपने कहा यही प्रॉफिट सामने वाले की इन्वेंट्री में ओवर स्टेटेड है क्योंकि अब तक कमाया नहीं है। कमाएंगे कब, जब ये बाहर बिक जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपको ये लिख के दूं, अगर मैं आपको लिख के दूं 40% ऑफ द बैलेंसेस आर नॉट सेटल्ड, तो बैलेंस शीट के अंदर बहुत सुकून से समझिएगा बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर मैं एक काम ये करूंगा कि जो सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस इसका 40% की एक एंट्री बनाऊंगा। सर मैं अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा 48,000 से और अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दूंगा 48,000 से। क्यों? क्योंकि ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। देखो मैंने कहा जब मैं इन्वेंट्री को खरीद के आया, कितने का सर, मैं इन्वेंट्री को खरीद के आया 1 लाख रुपए का, इसको 1,20 का बेच दिया, तो ग्रुप में एक की होनी चाहिए थी ना 1 लाख रुपए की, अगर आगे नहीं बिका तो। क्योंकि मैंने 20 का प्रॉफिट डाल के सामने वाले को दे दिया तो सामने वाले की इन्वेंट्री 20,000 रुपए से बढ़ गई और उसमें से जैसे जैसे बिकता गया वो प्रॉफिट रियलाइज होता गया। मैंने कहा मुझे उसके अंदर 1 लाख से मसला नहीं है, उसके अंदर छुपे हुए 20 से मसला है। तो मैंने कहा ये तो प्रॉफिट और इन्वेंट्री का मसला हो गया, रिसीवेबल पेएबल को भी तो देखना है। पर रिसीवेबल पेएबल को बच्चों तब देखोगे जब आप ये कहें कि ये बैलेंस सेटल नहीं हुआ, तो ये बैलेंस शीट बनाते वक्त इसका भी ख्याल रखूंगा। और फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई, आज की क्लास वाली एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा सर सब्सिडी ने लोन दिया, इसने कहा कि भाई लोन रिसीवेबल 120 मिलियन का है, सही है जी। और पेरेंट एंटिटी की बुक्स में हमने कहा, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में, सही है जी, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में ये लोन आ रहा है यानी लोन पेएबल, सही है जी, कोई कुल मिला के आ रहा है। हमने कहा कि भाई इसको अगर हम बोलें कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा तो ये 96 बचा हुआ है। यही एग्जांपल थी समवॉट, सुनिएगा। अच्छा भाई 96 का बचा हुआ है, क्यों? क्योंकि सर उसने एक इंस्टॉलमेंट डिस्पैच कर दी है, एक इंस्टॉलमेंट डिस्पैच किया क्या पेरेंट ने, सुनिएगा। पेरेंट ने किया ये, सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट किया। 120 का लोन लिया था ना उसने, 120 पे उसने लगाया सर कुल मिला के 10% और 6 महीने के लिए, सेमी एनुअली था तो 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया। अच्छा 6 महीने के इंटरेस्ट के बाद जो इंटरेस्ट पेएबल इसने बुक किया, पहले आप ये कर लेना। और फिर क्या किया था इसने, जो एक पहले तो एंट्री ये बनाई थी, वो भी बना लो, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, सर पूरे 120 से बना लेते हैं, पहले ये हुआ होगा। फिर ये इंटरेस्ट बुक होके किया क्या इसने, सर इसने किया ये कि कैश हो गया क्रेडिट, कितने से सर, कैश हुआ एक इंस्टॉलमेंट से जो कि डिवाइडेड बाय 5 करूं तो पहली इंस्टॉलमेंट 24 की आती है, प्रिंसिपल रीपेमेंट 24 की है। पर मैंने ये कहा कि सर मैंने ये भी तो पे किया है, कुल मिला के 30 गए मेरी जेब से, 30 गए मेरी जेब से। किसकी जेब से? पेरेंट की जेब से। पेरेंट एंटिटी ने क्या किया, इंटरेस्ट पेएबल को रिवर्स किया क्योंकि दिस इज नो मोर पेएबल, और अपने लोन पेएबल को बच्चों यहां से कटा दिया। ये कर चुका है, कौन कर चुका है सर, पेरेंट एंटिटी। क्या ये बात मानते हो कि जब आप ग्रुप रिजर्व्स बनाते हो बच्चों, ग्रुप रिजर्व्स यानी जब आप ग्रुप रिजर्व बनाओगे तो ग्रुप रिजर्व्स के अंदर फोकस होकर सुनना, जो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट होंगी उसके अंदर ये एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका होगा, ये वाला एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका होगा और इंटरेस्ट पेएबल बुक होके पे भी हो चुका, खत्म हो चुका। तभी देखें इसके पास पेरेंट की ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है 96, उसका रिसीवेबल कितना आ रहा है 120।
यानी सर आप ये बात मानते हैं कि सब्सिडी ने इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट यानी 120 का 10% फॉर 6/12, हमने कहा 10% फॉर 6/12, ये और इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल रहा हूं, और सर इंटरेस्ट इनकम, ये एंट्री सब्सिडी ने नहीं बनाई। तो सर जब ये एंट्री बच्चों सब्सिडी ने नहीं बनाई तो आप मेरी बात को समझे ना, जब ये एंट्री नहीं बनाई तो मतलब सर मतलब उसने इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब मैं कह रहा हूं बच्चों उसने इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके नेट एसेट्स के अंदर यही अमाउंट, उसके नेट एसेट्स के अंदर जो उसकी रिटेन अर्निंग ये वाली यहाँ पे जो नेट एसेट्स हैं उसकी रिटेन अर्निंग में ये वाली इनकम शामिल नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि सर मैंने कहा लोन रिसीवेबल हो गया मेरा क्रेडिट, कितने से सर, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं 120 से। मैंने कहा सर लोन पेएबल मेरा हो गया डेबिट कितने से सर 96 से। मैंने कहा ये जो कैश है ना अभी पेरेंट की बुक्स में आ रहा है ना अभी सब्सिडरी की बुक्स में आ रहा है, तो सर ग्रुप के बाहर है, ग्रुप का ही कैश है, वापस ले आओ। किस नाम से सर, कैश इन ट्रांजिट के नाम से हमने यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट लिख दिया, जो कि हमने सर वहां पे करंट एसेट्स में किया था आज के सवाल में। तो हमने कहा सर कैश इन ट्रांजिट 30 वापस आ गया, पर सर ये तो आउट हो गया। भाई आउट नहीं हुआ, आपने इंटरेस्ट इनकम सब्सिडरी की बुक्स में बुक नहीं की थी, अभी आप कर लें। कितने से सर 6 से। पर अगर मैं भी आपको एक बात बताऊं सर, क्या मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट इनकम जो सब्सिडरी की बुक्स में बुक की, मैं इन दोनों का सम करूं तो 126 बनता है, इन दोनों का सम करूं तब भी 126 बनता है। तो सर बैलेंस शीट बनाते वक्त करंट एसेट्स में इसको ऐड कर दूंगा, लायबिलिटीज में से इसको लेस कर दूंगा, लोन रिसीवेबल में से इसको लेस कर दूंगा, अगर आ रहा होगा तो उसको हटा दूंगा, और नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग में इसको ऐड कर दूंगा। ये वो गलतियां जो सही हो गई और इंटरग्रुप बैलेंसेस आपस में एलिमिनेट हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज याद रखिएगा, इस सवाल के अंदर जो सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो डिविडेंड का डिक्लेरेशन यहां पे नेगेटिव है और ग्रुप रिजर्व में पॉजिटिव होगा, तो इनकम वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव 0 हो जाएगा, पर रिसीवेबल पेएबल स्टिल रहेगा। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि आप अपनी हद तक का रिसीवेबल हटा देंगे और अपनी हद तक का पेएबल भी हटा देंगे तो टेक्निकली एनसीआई का पेएबल रह जाएगा। तो सर दीज वर द एडजस्टमेंट विच वी हैव डन टिल नाउ। तो ख्याल रखना है आपने, और फिर जो कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन है वो भी आपने भेजे में रखनी है। तो सर इस चीज को देख लीजिएगा ताकि अब तक का रिवाइज हो जाए। जज़ाकल्लाह।